एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग चंपावत जिला पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका था। मैं उम्मीद करती हूँ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इसका सेकेंड पार्ट और अंतिम पार्ट आने जा रहा है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। तो आज सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख स्थल, अन्य प्रमुख स्थल, क्योंकि कुछ तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे और इसमें सबसे पहला आपको लिखना है श्यामला ताल। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि श्यामला ताल किस जनपद में है, तो चंपावत जनपद में है। और इस ताल की जो खासियत है वो ये है कि इस ताल का जो पानी है वो नीले रंग का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला आपको लिखना है नीले रंग का जल या पानी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। दूसरी बात, ये जो आपका श्यामला ताल है, इसी के पास में ही जो आपका विवेकानंद आश्रम है वहीं पर है। और ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विवेकानंद आश्रम किस ताल के समीप है। तो आपको ध्यान रखना है कि श्यामला ताल के समीप आपका विवेकानंद आश्रम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, इसी जो श्यामला ताल है इसी के पास में आपका जो झूला मेला, प्रसिद्ध झूला मेला आपसे पूछा जाता है, वो इसी के पास में लगता है। ठीक है, तो आपको लिखना है प्रसिद्ध झूला मेला इसी के पास में लगता है, झूला मेला। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको श्यामला ताल के बारे में पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, श्यामला ताल किस जनपद में है, तो आपको पता होना चाहिए चंपावत जनपद में है। दूसरी बात, इसका रंग, पानी का जो रंग है वो किस कलर का है, नीले रंग का है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे है, किस ताल के समीप है, तो ये आपका किसके है, श्यामला ताल के समीप है। ठीक है, इसके अलावा झूला मेला यहाँ पर लगता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपको हेडिंग डाली है रीठा साहब। रीठा साहब या साहिब, जो भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको रीठा साहिब या फिर मीठा रीठा साहब भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किन नदियों के संगम पर है, तो वहां पर आपकी एक है लधिया नदी और दूसरी है राठिया। तो लिखिए लधिया और लाठिया के संगम पर, राठिया नदी के संगम पर आपका क्या है, मीठा रीठा साहिब है। दूसरी बात, इसके लिए ये मान्यता है कि यहाँ पर गुरु नानक भी आए थे। ठीक है, तो गुरु नानक यहाँ पर आए थे, गुरु नानक भी आए थे, और इसी की वजह से यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, जिसकी स्थापना आपसे कभी कभी पूछी जाती है, वो की गई थी 1960 में। ठीक है, तो 1960 में क्या किया गया था, गुरुद्वारा की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो इतनी बात आपको मीठा रीठा साहब के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, रीठा साहब कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए चंपावत में, इसीलिए मैंने ये चीजें आपके मैप के अंदर दिखा दी थी। ठीक है, दूसरी बात, किन नदियों के संगम पर है, तो लधिया प्लस राठिया नदी के संगम पर ये है। ठीक है, गुरु नानक भी यहाँ पर आए थे, ये सिर्फ एक मान्यता है, आपको ध्यान में रखना है। और 1960 में यहाँ पर एक गुरुद्वारा की स्थापना भी की गई थी। तो ये आपका हो गया रीठा साहिब के बारे में। नेक्स्ट आपको लिखना है पाताल भुवनेश्वर। ठीक है, जो पाताल भुवनेश्वर गुफा आपकी है वो भी आपकी चंपावत में है, और इस गुफा के बारे में ये मान्यता है कि इस गुफा की जो खोज की गई थी वो एक 14 वर्षीय बालक के द्वारा की गई थी। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है। तो ये माना जाता है, सबसे पहली बात कहाँ पर है, किस जनपद में स्थित है, तो ये आपकी चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें ये लिखा गया है कि इसकी खोज एक 14 वर्षीय बालक के द्वारा 1993 में की गई थी। ठीक है, तो अगर आपसे खोज पूछा जाता है तो इतना ध्यान रखना है कि 1993 में की गई थी, 13 या 14 वर्ष का बालक आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना कि चंपावत में है और खोज 1993 में इसकी की गई थी। ठीक, तो ये अन्य इसके प्रमुख स्थल थे, जिसमें हमने कौन सा देखे, पाताल भुवनेश्वर गुफा देख लिया, मीठा रीठा साहिब देख लिया, और इसके अलावा श्यामला ताल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टनकपुर के बारे में। तो टनकपुर को आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना, इसका पुराना नाम था ग्रास्टीगंज। तो अगर आपसे पूछेगा टनकपुर का पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या था, ग्रास्टीगंज। ठीक, ये इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम्स में पुराने नाम और जो अभी वर्तमान नाम है ये आपसे मैच करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी मैं एक, जब थोड़ा सा ये
कंप्लीट हो जाएगा आपका जो जिला सीरीज है, उसके बाद इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगी जो पुराने नाम थे और वर्तमान जो नाम है, ताकि मैच करने को आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इसी तरीके से इसे नोट कर लेना, ताकि जब हम आगे इसे एक ही वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो हेडिंग डाल लें आपको प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, और सबसे पहला आपको लिखना है बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर। तो देखिए बालेश्वर मंदिर, वैसे तो हमने जब सप्तेश्वर पढ़े थे वहां पर थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन एक दो पॉइंट इसके रह गए थे, वो अभी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहली बात ये मानी जाती है कि जो बालेश्वर मंदिर है उसका निर्माण जो है किस व्यक्ति ने किया था, उसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा। ठीक है, इसका निर्माण किया गया था जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि बाद में जो ये जगन्नाथ मिस्त्री था इसके हाथ कटवा दिए गए थे, और इसी वजह से इस जो जगन्नाथ मिस्त्री था इसने बाद में एक हथिया नौला की क्या की थी, स्थापना की थी, उसको इसने बनाया था। तो बाद में इसने क्या किया था, एक हथिया नौला बनाया था। एक हथिया नौला है, ठीक है, ध्यान रखना, नौला बोल रही हूँ। तो ये माना जाता है जब इसने हाथ इसके काट दिए गए थे तो अपनी पुत्री की सहायता से इसने एक हथिया नौला बनाया था। और ये क्यों किया था, क्योंकि चंद राजाओं ने इसके हाथ कटवा दिए थे, तो ये उन्हें ये दिखाना चाह रहा था कि तुमने मेरे हाथ कटा दिए लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ, तो इसने एक हथिया नौला बनाया। ठीक है, अपनी बेटी की सहायता से। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी, एक हथिया नौला कहाँ पर है, तो ये चंपावत में है। दूसरा आपका बालेश्वर मंदिर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लगभग 1272 ईस्वी में इसका निर्माण चंद राजाओं के द्वारा करवाया गया था, लेकिन किया किसने था, जगन्नाथ मिस्त्री ने किया था। उसके बाद में हाथ कटवा दिए गए थे, उसके बाद उसने अपनी बेटी की सहायता से एक हथिया नौला का निर्माण किया था। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये बालेश्वर मंदिर है इसको 1952 में राष्ट्रीय धरोहर शामिल किया, राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था। तो 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक, ठीक है, स्मारक के रूप में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करना है कि जो आपका बालेश्वर मंदिर है उसको 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक के रूप में शामिल किया गया था। ठीक, अब जो आपका बालेश्वर मंदिर है तो इसका निर्माण कब बताया जाता है, 1272 ईस्वी में चंदों के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, तो चंदों ने इसको बनवाया था इसलिए इसको बताया जाता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब आपको नेक्स्ट मंदिर नोट करना है क्रांतेश्वर मंदिर, जो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इनको ध्यान में आपको रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर भी इसे आपको बता रही हूँ। दूसरा आपको लिखना है क्रांतेश्वर मंदिर। एक झूठा मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, तो अगर आपसे झूठा मंदिर पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना यहीं पर, इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए और कौन से जनपद में है ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चौथा आपको नोट करना है खेती खान सूर्य मंदिर। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। खेती खान सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है नागनाथ मंदिर। नेक्स्ट लिखना है गुरनामाई मंदिर। इसके अलावा एक घटोत्कच मंदिर है जो मैंने आपको बताया भी था। और इसी को घटकू देवता भी बोला जाता है, घटकू देवता। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है घटोत्कच मंदिर कहाँ पर है, चंपावत में। घटोत्कच आप सबको ही पता होगा, ये जो है भीम का पुत्र था जो कहा जाता है, उतना नहीं जाना है, ध्यान रखना है घटोत्कच मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका चंपावत में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है हिडिंबा मंदिर। हिंगला देवी मंदिर, हिंगला देवी। तो ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हिडिंबा, हिंगला देवी, घटोत्कच मंदिर कहाँ पर है, तो सारे के सारे चंपावत में। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर लिखने हैं ग्वाल देवता मंदिर। और जो ग्वाल देवता मंदिर है आपका, ये मंदिर जो है न्याय हेतु काफी प्रसिद्ध है, न्याय का देवता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को लिख लेना है न्याय हेतु
प्रसिद्ध। नेक्स्ट आपको नोट करना है वाराही मंदिर। और ये जो वाराही मंदिर है ये आपका कहाँ पर है, देवीधुरा में है, देवीधुरा चंपावत। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे पूर्णागिरि मंदिर। और ये भी बहुत फेमस है क्योंकि ये भारत के जो 108 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक ये मंदिर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्णागिरि मंदिर एक तो आपका चंपावत में है और दूसरा 108 शक्तिपीठों में से एक ये है, भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक, ठीक है। आपको पूरी बात लिखनी है। नेक्स्ट लिखना है आपको चौमू देवता मंदिर। तो चौमू देवता का जो मंदिर है इसको चौमुख भी बोला जाता है और चौमू भी बोला जाता है, ठीक है। चौमू का क्या मतलब होता है, जिसके 4 मुंह होंगे। तो ये जो मंदिर है ये सरयू प्लस काली के संगम पे है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, सरयू प्लस काली के संगम पे। और ये जगह कौन सी पड़ती है जहाँ पर सरयू और काली का संगम होता है, उस स्थान का नाम है पंचेश्वर, ठीक। तो पंचेश्वर में ये आपका मंदिर है, पंचेश्वर। तो ये चीज इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, चौमू देवता का मंदिर कहाँ पर है, तो चंपावत में है, सरयू प्लस काली के संगम पे है और यहाँ पर स्थान कौन सा है, पंचेश्वर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है आदित्य मंदिर। आदित्य मंदिर है, इसी को शिवादित्य मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, शिवादित्य मंदिर। तो ये जो आपका आदित्य मंदिर है किसका मंदिर है, सूर्य का मंदिर है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, नाम इनका ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है आदित्य मंदिर, ठीक। तो ये प्रमुख मंदिर है आपके चंपावत के, जिसमें कि सप्तेश्वर हमने पढ़ लिए थे तो उसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कल ही बता दिया था बालेश्वर है, ठीक है। तो बालेश्वर को याद रखना है, बाकी उसकी थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री है वो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा क्रांतेश्वर याद रखना है, झूठा, खेतीखान सूर्य मंदिर, नागनाथ का मंदिर, गुरनामाई मंदिर, ये घटोत्कच, चिटिम्बा, हिंगला, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही रखना है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट भी कर देना। इसके अलावा आपका ग्वाल देवता मंदिर इन्हें न्याय हेतु प्रसिद्ध है, न्याय देवता भी कहते हैं। वाराही मंदिर जो कि देवीधुरा चंपावत में है, ये भी ध्यान रखना है। पूर्णागिरि मंदिर, यहाँ पर मेला भी लगता है, पूर्णागिरि का मेला, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अलावा चौमू देवता या चौमुख देवता मंदिर आपका कहाँ पर है, ये भी चंपावत में है, पंचेश्वर में है, सरयू और काली के संगम पर है। और अंतिम में आपका आदित्य मंदिर या शिवादित्य मंदिर जो कि सूर्य का मंदिर है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये प्रमुख मंदिर है चंपावत के, इनको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक। तो अब आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख मेले। प्रमुख मेले, और इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है पूर्णागिरि, पूर्णागिरि का मेला। और ये आपसे एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक। सबसे पहली बात, पूर्णागिरि मेला कहाँ पर लगता है, टनकपुर चंपावत में, ठीक है, टनकपुर चंपावत में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है, सबसे बड़ा मेला, उत्तराखंड का सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला कौन सा है, तो वो आपका यही पूर्णागिरि मेला है और ये लगभग 40 दिन तक लगता है, ठीक है, लगभग 40 दिन, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक ये मेला आपका लगा रहता है। तीसरी बात, ये मेला कब लगता है, तो होली के दूसरे दिन ये मेला शुरू हो जाता है, ठीक है। तो होली के दूसरे दिन से, होली के दूसरे दिन से मेला आपका शुरू हो जाता है और लगभग कितने दिन तक चलता है, 40 दिन तक या फिर 1.5 महीने तक ये मेला आपका चलता है। तो इस मेले के बारे में, यानी कि ये जो आपका पूर्णागिरि मेला लगता है, इसके बारे में एक मान्यता है कि जब सती जो शिव भगवान की पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई थी, तो शिव भगवान उन्हें लेकर जा रहे थे और उनकी नाभ भी इस स्थान पर गिर गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मेला लगता है। तो ये एक मान्यता है, आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ, बाकी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपसे इतने ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा मेला आपको लिखना है गौरा अट्ठावली का मेला, गौरा अट्ठावली। तो ये जो गौरा अट्ठावली का मेला है आपका, ये जनजाति खासतौर पर मनाती है जो कि है राजी जनजाति, ठीक है। तो राजी जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है ये मेला।
और ये राजी जनजाति आपकी कहाँ पर पाई जाती है, इधर की साइड पाई जाती है, चंपावत की साइड। तो इसको राजी जनजाति भी कहा जाता है या फिर इसको वन रौत भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गौरा अट्ठावले का मेला कहाँ लगता है, ये आपका चंपावत में लगता है। राजी जनजाति के लोग जो हैं वो इस मेले में आते हैं, यानी उन लोगों का ये मेला है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको लिखना है बग्वाल मेला। और ये जो बग्वाल मेला है आपका, ये आपका कहाँ पर लगता है, देवीधुरा चंपावत में। जो आपका वाराही देवी का मंदिर है वहीं पर ये मेला लगता है, उसी मंदिर में। तो वाराही देवी के प्रांगण में लिख सकते हैं या आंगन में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपका ये मेला लगता है और ये मेला लगता है आषाढ़ के महीने में, यानी कि अगस्त का जो महीना होता है उसी टाइम पर ये मेला लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बग्वाल मेला किस महीने लगता है तो आपको पता होना चाहिए आषाढ़ के महीने में लगता है, ठीक है। और इसके अलावा अगस्त भी आषाढ़ को ही कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा जो ये मेला है ये रक्षाबंधन के दिन लगता है, यानी जब रक्षाबंधन आपका हो रहा होता है उसी टाइम पर, उसी दिन ये मेला लगता है। रक्षाबंधन के दिन या रक्षाबंधन में मेला आपका लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अब आपको नोट करना है, ये जो आपका बग्वाल मेला है इसका जो वर्णन किया गया था सबसे पहले वो जिम कॉर्बेट के द्वारा किया गया था। और इसकी एक पुस्तक आती है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उस पुस्तक में इसने इसका वर्णन किया था, ठीक है। तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। तो इसी जो इसकी पुस्तक है ये इसी में इसने इसका वर्णन किया है। बग्वाल मेले का वर्णन सबसे पहले इसी पुस्तक में किया गया था, ठीक है। और ये जिम कॉर्बेट कौन सा है, वही जिम कॉर्बेट है जिसके नाम पर जिम कॉर्बेट का जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम पड़ा है, ठीक है। वही व्यक्ति है ये। तो ये जिम कॉर्बेट आपको ध्यान रखना है। एक तो इसकी पुस्तक आपसे पूछी जाती है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं है, और इस पुस्तक में इसने किसका वर्णन किया था, सबसे पहले बग्वाल मेले का वर्णन इसने इसी पुस्तक में किया है। तो इतने फैक्ट आपको बग्वाल मेले के बारे में पता होने चाहिए। बग्वाल मेला कहाँ लगता है, देवीधुरा चंपावत में लगता है। मोस्टली देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेला कौन से जनपद में लगता है। बट अगर डीप पूछ लिया गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब लगता है, रक्षाबंधन के दिन लगता है और आषाढ़ महीने में यानी अगस्त महीने में लगता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसके द्वारा लिखी गई थी, जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा एक दो मेले यहाँ पर और लगते हैं। एक तो है आपका सूर्य षष्ठी मेला, वो भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लगता है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। सूर्य षष्ठी मेला भी आपका चंपावत में लगता है। सूर्य षष्ठी मेला, और इसके अलावा आपका एक दीप महोत्सव है वो भी चंपावत में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। दीप महोत्सव ये भी आपका कहाँ पर मनाया जाता है, चंपावत में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो चंपावत है यहाँ पर आपका एक सिरमोही का किला भी है जो कल रह गया था, वो आपको नोट करना है। सिरमोही का किला कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है तो ये है आपका लोहाघाट में। लोहाघाट। तो ये चीजें इतनी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अंतिम आज का फैक्ट है आपकी पंचेश्वर बांध परियोजना जो कहाँ पर चल रही है, भारत और नेपाल के बीच में चल रही है और इसी चंपावत में है, ठीक है। तो वो अभी आपको थोड़ा सा नोट करना है। चल नहीं रही है, वो अभी प्रस्तावित है यानी उस पर काम चल रहा है, बट अभी बनी नहीं है, बनेगी तो अभी काफी टाइम लगेगा। तो हेडिंग डालनी है आपको पंचेश्वर बांध परियोजना। सबसे पहली बात, पंचेश्वर बांध परियोजना किस किस देश के बीच में है तो आपको पता होना चाहिए, भारत और नेपाल की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। भारत प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना। दूसरी बात, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का क्या मतलब होता है, जिस परियोजना से बहुत से उद्देश्य पूरे हो रहे हो, यानी कि बिजली तो बनेगी ही बनेगी, साथ ही साथ सिंचाई का काम भी हो रहा होगा और भी अन्य काम हो रहे होंगे, उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तीसरी बात, ये किस नदी पर है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ये है आपकी काली नदी पर, ठीक है। काली नदी पर है और किस जनपद में है तो मुख्यतः ये आपकी चंपावत जनपद में ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत भाग हो सकता है पिथौरागढ़ में भी हो, लेकिन मुख्यतः किस में आती है,
चंपावत जिले में आती है। तो ये चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखनी, ठीक है। इसके अलावा अभी इस पे प्रस्तावित है, यानी अभी काम चल रहा है, अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कुछ ना कुछ विवाद हो गया था। जैसे कि पर्यावरणीय दृष्टि से, मैंने जब टिहरी डैम आपको पढ़ाया था वहाँ पर भी बताया था कि पर्यावरणीय दृष्टि से सुटेबल होनी चाहिए जगह, तब जाकर ही कोई बांध वहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ये आपकी परियोजना बनती है तो बहुत से लोगों को वहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह पर उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ी संख्या में उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। एक तो इसकी ये प्रॉब्लम थी, दूसरी कुछ ना कुछ विवाद इसके अंदर चल ही रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक संधि हुई थी जिसको कहा जाता है महाकाली जल संधि, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा महाकाली जल संधि किसके बीच में हुई थी, तो ये भी आपकी भारत और नेपाल के बीच में हुई थी, ठीक है। तो आपको लिखना है महाकाली जल संधि, ठीक है। तो महाकाली जल संधि किसके बीच हुई थी, भारत प्लस नेपाल के। अब ये जो संधि आपकी हुई थी, ये हुई थी फरवरी 1996 में, ठीक है। तो ध्यान रखना है फरवरी 1996। और इसी जो आपकी महाकाली जल संधि है, इसी का हिस्सा है आपकी पंचेश्वर बांध परियोजना, ठीक। तो ये जो परियोजना है ये आपकी सरयू और काली नदी पर है, यानी मेनली तो काली नदी पर है, लेकिन पंचेश्वर से ये बनेगी। किस तरीके से होगा आप वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि अगर आप देखेंगे, इधर से आपकी आती है सरयू नदी और यहाँ से आपकी आती है काली नदी। ये जहां पर दोनों मिलती हैं उसको कहा जाता है पंचेश्वर, इस स्थान को कहा जाता है पंचेश्वर, ठीक है। ये हो गई आपकी सरयू और यहाँ से आ गई आपकी काली नदी। तो सबसे पहला यहाँ पर जो इसका बनेगा डैम, जो बनेगा पंचेश्वर डैम जिसको कहा जाएगा, ये डैम लगभग इसकी क्षमता जो होगी वो होगी 6480 मेगावाट की, ठीक है। इस डैम की 80 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी। तो आप लगा लीजिए कि 6480 मेगावाट की क्षमता का मतलब बहुत अधिक ये बिजली उत्पादन करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो हाइट अभी निर्धारित की गई है, यानी बना तो नहीं है, वो कितनी है 315 मीटर की। तो ये सबसे बड़ा बांध हो जाएगा एशिया का, अगर ये बांध बन जाता है, ये डैम आपका अगर रेडी हो जाता है। टिहरी की अगर बात करें, टिहरी डैम की हम सबको ही पता है हाइट कितनी है, 260.5 मीटर है। तो उससे तो ये बहुत ही ऊंचा और बड़ा डैम बनेगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अभी खैर नहीं हुआ है तो पूछा भी इतना नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका बनेगा पंचेश्वर में बनेगा, पंचेश्वर डैम 6480 मेगावाट का। दूसरी आपकी जब यहाँ से काली नदी आगे बढ़कर आती है तो यहीं पर इसमें एक दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम है रूपाली गाड़। तो यहाँ से इसमें कौन सी आएगी, रूपाली गाड़ आएगी, ठीक है। तो ये कौन सी हुई, रूपाली गाड़, रूपाली गाड़ आएगी यहाँ पर। इसको कहा गया है रूपाली गाड़ परियोजना। तो दो फेज में ये बनेगी, एक आपकी बनेगी पंचेश्वर डैम, दूसरा आपका बनेगा रूपाली गाड़ डैम या रूपाली गाड़ परियोजना। ये लगभग 244 मेगावाट की परियोजना होगी, ठीक है, लगभग 244 से 45 मेगावाट की, ठीक। तो इतने में ये दो फेजेस में बनेगी आपकी इस तरीके से। और जब बन जाएगा तो बहुत बड़ा डैम बनेगा, बहुत अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन भी करेगा, साथ ही साथ बहुउद्देशीय परियोजना है तो बहुत से और भी उद्देश्य ये पूरे करेगी, ठीक है। तो इसी डैम को बनाने के लिए अभी क्या किया गया है, पंचेश्वर विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया है, ठीक है। तो ये जो अस्तित्व में आया, क्यों आया, ताकि ये डैम बन सके। और इसका जो अस्तित्व में इसको लाया गया था वो लाया गया था 7 अगस्त 2014 को, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखनी है, 7 अगस्त 2014 को आपका जो है पंचेश्वर विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया था, ठीक है। पंचेश्वर विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया था। तो उसके बाद अब लगा लीजिए काम शुरू होगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लगभग 5 से 10 साल और लगेंगे, उसके बाद जाकर आपका ये डैम तैयार होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि चंपावत में ही है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर आपको बताया है, ठीक। इसी के साथ आज की आपकी जो चंपावत की क्लास है ये समाप्त होती है और एक जिला आपका और यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब आपके 3 जिले बचते हैं, जो मैं कोशिश करूँगी आने वाले समय में 2 से 3 दिन में, या फिर हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा उसमें लग जाए कंप्लीट करवाने की। उसके बाद बहुत से अभी हिंदी की क्लास की डिमांड आप लोगों की चल रही है, उसके बाद आप लोगों की कंटिन्यू फिर क्लासेस आ जाएंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ये आपका जो जिला सीरीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको लोगों को कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इसके अलावा आपकी हिंदी की क्लासेस मैंने कह दिया, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीक आएगा इसे कंप्लीट करवाने के बाद फिर हम शेड्यूल से ही चलेंगे। कुछ दिन हिंदी की क्लासेस आएंगी, कुछ दिन जीएस की आएंगी और कुछ दिन आपकी उत्तराखंड की जो इंडिविजुअल टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। बट आपका ये लगा लीजिए इसके साथ ही जो जिला सीरीज समाप्त होगी यहाँ पर 50 से 60% कोर्स आपका समाप्त हो चुका होगा, ठीक है।
तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है आप लोगों से कि प्लीज़ इसे लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।